ननद की शादी में गरीब बहू पर सबकी नजर। बहू, तू हर वक्त गरीबों वाले कपड़े पहनती रहती है। पूरे मोहल्ले में हमारी बेइज्जती करवा कर रख दी है तूने। अरे बहू को जो पहनना है उसे पहनने दो। आजकल दिखावे का जमाना है, वरना लोग गरीब भिखमंगा समझ लेते हैं। सासू माँ, हमें झूठा दिखावा नहीं करना चाहिए। चल जल्दी से नाश्ता बना, मेरी बेटी आती होगी कॉलेज से। ममता एक गरीब लड़की थी। उसका पति विनोद एक साधारण सी नौकरी करता था, लेकिन उसकी माँ बहुत दिखावा करती थी। खैर, शाम को जब उसकी ननद पायल कॉलेज से वापस आई, ममता उसके लिए चाय नाश्ता लेकर चली गई। भाभी, अब मैं बड़ी हो गई हूँ, अपने लिए नाश्ता खुद बना सकती हूँ। आप तो मुझे कुछ करने ही नहीं देती। पायल, तुम MBA कर रही हो, तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। भाभी, अगर आप ना होती ना तो मेरा MBA करने का सपना अधूरा रह जाता इस घर में, क्योंकि मेरी माँ तो सारा पैसा दिखावे पर ही खर्च कर देती है। चलो अब ज्यादा बातें मत करो, चुपचाप नाश्ता करो। तभी मोहल्ले की एक अमीर औरत उनके घर आ गई। अरे बहन जी, कल हमारे घर में बहुत बड़ा फंक्शन है, आप सबको आना है। अरे अरे, क्यों नहीं बहन जी, हम जरूर आएंगे। इतना बोलकर वो औरत वहां से चली गई। अब मेरी बात ध्यान से सुनो तुम सब लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहन कर चलना। पायल, मैं तेरे लिए कल बहुत महंगे कपड़े लेकर आऊंगी, वही पहन कर चलना। और बहू, तू गरीबों वाले कपड़े पहनकर मत आ जाना। माँ, हम लोग फटे कपड़े पहनकर तो वहाँ चले नहीं जाएंगे। हम सबको भी पता है कि पार्टी में कैसे जाया जाता है। अगले दिन सारे लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर उनकी पार्टी में पहुंच गए। वहां पर बहुत बड़े बड़े लोग आए हुए थे, लेकिन ममता ने बहुत ही साधारण सी साड़ी पहन रखी थी। थोड़े बहुत गहने भी पहन रखे थे। तभी पार्टी में कुछ औरतें ममता को ताने मारने लगी। मिस खन्ना की पार्टी में ये कौन औरत आ गई है? ऐसे कपड़े तो उनकी नौकरानी भी नहीं पहनती। ममता की सास ने सुन लिया। वो गुस्से में तुरंत ममता के पास आई। उसका पति, ससुर, ननद सब उसके पास आ गए। तूने करवा दी ना मेरी बेइज्जती। बोला था यहाँ पर भिखारियों जैसे कपड़े पहनकर मत आना। मेरा बेटा तुझे पैसे देता है, सारे पैसे जाते कहाँ हैं? तेरी यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। तू घर जा, वहीं पर खाना बनाकर खा लेना। माँ, ये क्या कह रही हो आप? माँ, लोगों का तो काम ही कहना, उन्हें कहने दो। भाभी के पास जो कपड़े होंगे वही तो पहनेंगी ना। तुम सब लोग इस भिखारन के चमचे बन गए हो। आप लोग मेरी वजह से आपस में मत लड़ो, मैं ही चली जाती हूँ। ममता चुपचाप वापस घर चली आई और बिना खाए पिए ही सो गई। पार्टी खत्म होने के बाद विनोद सीधा अपने कमरे में चला गया। ममता, मुझे अच्छी तरह पता है कि तुम्हारे पास अच्छे कपड़े क्यों नहीं है। मैं जाकर माँ को सारी बात बता देता हूँ। आप भूल रहे हैं कि मैंने आपको कसम दी है, इस बारे में आप किसी को कुछ भी नहीं बताएंगे। चलो ठीक है, वैसे तुमने खाना तो खा लिया था ना? हाँ, मैंने खाना खा लिया था। खैर, दोनों लोग सो गए। अगली सुबह नाश्ते की टेबल पर, पायल का कॉलेज में ये आखिरी साल है। पायल के लिए रिश्ते देखना अभी से शुरू कर देते हैं। पायल की शादी हम बहुत अमीर खानदान में करेंगे। हाँ सासू माँ, ये आपने बिल्कुल सही कहा। तू चुप कर, तू मेरी बेटी की शादी के बीच में पड़ना ही मत, वरना तू अपने जैसा ही गरीब रिश्ता लेकर चली आएगी। भाभी, आप कुछ बोलती क्यों नहीं हो? माँ, मोहल्ले वाले हर कोई आपकी गरीबी को लेकर ताने दिया करता है। जिस दिन उन्हें आपकी सच्चाई पता चलेगी, सबके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। अगर आपने कसम न दी होती तो मैं सब कुछ बता देती। पायल, तुम अपने गुस्से पर कंट्रोल रखो और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। फिर एक रोज ममता फोन पर अपने भाई से बात कर रही थी। दीदी, मेरी नजर में एक ऐसा लड़का है, हैंडसम भी है और उसकी अभी भी नौकरी लगी है। वो इंजीनियर है और 20 लाख का पैकेज है, लेकिन वो शादी करने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन भी बनना चाहता है। लेकिन अगर उसे कोई ऐसी जीवन साथी मिल गई जिसने MBA किया हो और टॉप 10 रैंकिंग में उसका नाम आया हो, ताकि उसके सपने को साकार करने में वो उसकी मदद करे, तो वो उससे शादी कर सकता है। ये तो बड़ी अच्छी बात है। पायल भी तो MBA कर रही है। मुझे पूरा यकीन है कि टॉप 10 रैंकिंग में उसका नाम जरूर आएगा। तू मुझे लड़के की फोटो भेज, मैं पायल से इस बारे में बात करती हूँ। ममता ने सबसे पहले इस बारे में अपने ससुराल वालों को बताया। तभी उसकी सास ने कहा, तुझ पर तो मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं है। कितना अमीर लड़का ढूंढ लिया तूने, लेकिन अगर तेरे भाई ने कहा है तो हम तेरी बात मान लेते हैं। रात में छत पर ममता ने इस बारे में पायल से बात की। फिर भी पायल उदास थी। क्या हुआ पायल, इतनी उदास क्यों? लड़का पसंद नहीं है क्या? भाभी, लड़का तो ठीक है, लेकिन मैं टॉप 10 रैंकिंग में अपना नाम कैसे ला पाऊंगी? आपकी मदद से मैं सरकारी कॉलेज में पढ़ रही हूँ। टॉप 10 में रैंकिंग लाने के लिए मुझे प्राइवेट कोचिंग लगानी पड़ेगी, बहुत सारी किताबें लेनी पड़ेंगी, लैपटॉप लेना पड़ेगा, तब जाकर मैं वो मुकाम हासिल कर सकती हूँ। आप तो जानती हो, मेरी माँ सारे पैसे मेरे कपड़ों पर, मेरे मेकअप के सामान पर, मुझे ब्यूटी पार्लर भेजने में खर्चा करती रहती हैं। पढ़ाई के लिए वो 1 रुपया नहीं देती मुझे। बस इतनी सी बात।
तू फिक्र मत कर, सब कुछ हो जाएगा। अगले दिन ममता ने अपने सारे गहने बेचकर पायल की प्राइवेट कोचिंग लगवा दी। उसके लिए लैपटॉप और किताब। रिजल्ट आया तो उसने अपने शहर में टॉप किया। शर्त के अनुसार लड़का पायल से शादी करने को मान गया और कुछ ही दिनों में दोनों की शादी होने लगी। शादी के फंक्शन में बहुत बड़े बड़े लोग आए हुए थे, लेकिन ममता ने बहुत ही साधारण गरीबों वाली साड़ी पहन रखी थी। उसने गहने भी नहीं पहन रखे थे। सबकी नजरें गरीब भाभी पर ही थी। इस औरत को देख रही हो, ये लड़की की भाभी है, पर ऐसा लग रहा है जैसे कोई भिखारन है। खैर, वरमाला के बाद स्टेज पर सभी का फोटो सेशन चल रहा था। ममता कोने में छुपकर खड़ी थी ताकि कोई उसे देख न ले। तभी पायल भागते हुए उसके पास आई और उसका हाथ पकड़कर स्टेज पर ले आई। फिर उसने माइक से बोलना शुरू किया। आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनिए, ये मेरी भाभी हैं। मैं देख रही हूँ सबकी नजरें हैं मेरी भाभी पर। उनके साधारण कपड़ों पर है, क्योंकि उन्होंने ना महंगे कपड़े पहन रखे हैं ना ही गहने पहन रखे हैं। लेकिन ऐसा उन्होंने क्यों किया, आज मैं उसका कारण बताती हूँ। पायल, ये क्या कर रही है तू? आप शांत रहिए भाभी। दरअसल मेरी माँ को दिखावा करना बहुत पसंद है। मैं जब MBA करने वाली थी तब माँ ने मुझे 1 रुपया नहीं दिया। वो सारे पैसे मेरे मेकअप पर, मुझे ब्यूटी पार्लर भेजने पर, मुझे महंगे महंगे कपड़े पहनाने में खर्च किया करती थी। फिर किसी तरह भाभी ने पैसे इकट्ठे करके मेरा गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन कराया, और जो मैंने टॉप किया है ना, ये भाभी की बदौलत ही हो पाया है। इन्होंने अपने सारे गहने बेच दिए, मेरी प्राइवेट कोचिंग लगवाई, मुझे किताबें ला कर दी, लैपटॉप ला कर दिया, और रात रात भर पढ़ाई में मेरी मदद भी किया करती थी। तब जाकर मैं आज इस मुकाम पर पहुंची हूँ। सभी का सर शर्म से झुक गया। तभी पायल के होने वाले पति ने कहा, पायल, तुम्हारी भाभी तो सच में महान है। भाभी, आपकी वजह से आज पायल जैसी लड़की मुझे मिली। मैं आपको गिफ्ट देना चाहता हूँ। लड़के ने ममता को ढेर सारे गहने, महंगी महंगी साड़ियाँ गिफ्ट कर दी। भाभी, आपको मेरी कसम है, जल्दी से ड्रेस और गहने पहन कर आइए। थोड़ी देर में ममता महंगी डिजाइनर साड़ी और गहने पहन कर आई। अब उसने पार्टी में सबसे महंगी ड्रेस पहन रखी थी। एक बार फिर से सबकी नजरें उस पर टिक गई। तभी उसकी सास स्टेज पर आई। बहू, मुझे माफ कर देना। आज मुझे पता चला कि मेरा बेटा जो पैसे तुझे देता था, उन पैसों से तूने मेरी बेटी को पढ़ाया। उस दिन के बाद उसने दिखावा करना बंद कर दिया और सब खुशी खुशी रहने लगे। जानकी के 3 बच्चे थे, जिसमें से 2 लड़के विनोद और प्रमोद और 1 लड़की कविता थी। बिन बाप के बच्चों को जानकी ने खूब लाड प्यार से पाला। उसने कभी उन्हें कोई तकलीफ नहीं होने दी। माँ बाप दोनों की जिम्मेदारियां उसने बखूबी निभाई। समय बीता और तीनों बच्चे जवान हो गए। विनोद और प्रमोद अच्छी कंपनी में नौकरी पर लग गए, जहां उन दोनों को अपने मालिक की अमीर घर की 2 बहनों नैन्सी और सुप्रिया से प्यार हो गया। जानकी को भी दोनों लड़कियां पसंद आ गईं। फिर सबकी रजामंदी से शादी की तारीख पक्की हो गई। माँ, मैं तो अपने भाइयों की शादी में गाउन पहनूंगी। हाँ, तू तो ऐसे तैयारी कर रही है जैसे हमारी नहीं बल्कि तेरी शादी हो, हैं? और क्या भला, आखिर क्या जरूरत है बेकार में खर्चा करने की? माँ, ये तो तुम्हारी ही साड़ियों से कोई पहन लेगी, हैं? आखिर तुम दोनों भाइयों की इकलौती बहन है, इतना तो इसका हक बनता है। फिर जानकी ने अपने पैसों से कविता के लिए गाउन बनवा दिया। ऐसे ही शादी वाला दिन भी आ गया और जानकी की दोनों बहुएं ब्याह कर घर आ गईं। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक रोज, बस अब जल्दी से अपनी बेटी के हाथ भी पीले कर दूं तो मैं अपने सारे फर्ज से मुक्त हो जाऊंगी। वैसे भी मैं अस्थमा की मरीज हूँ, न जाने कब क्या हो जाए। तभी जानकी की दोनों बहुएं वहां आ गईं। अगर दोनों माँ बेटी की खुसुर फुसुर खत्म हो गई हो तो घर के कुछ काम कर लें, और नहीं तो क्या, अब हम दोनों सारा दिन किचन में रहकर खाना बनाएंगी क्या? ना बाबा ना, हमसे तो ना होगा ये। चल कविता, रसोई में बर्तन रखे हैं, उन्हें धो दे, फिर खाना बना ले जाकर। इस तरह दोनों अमीर घर से आई बहुएं सास ननद से घर के काम करवाने लगी। दोनों बड़े घर से आई थी, लेकिन फिर भी उनके मन में लालच भरा हुआ था। सुनिए जी, ये माँ जी कविता को कुछ ज्यादा ही प्यार करती हैं। अब कल की ही बात लो, माँ जी ने अपनी सोने की बालियां कविता को दे दी। मुझे तो डर है कहीं एक दिन वो ये घर भी उनके नाम ना कर दें। और क्या, वैसे भी किसी के मन में कपट आते कहाँ देर लगती है। दोनों बीवियों ने अपने पति के मन में बीज बो दिया। फिर क्या था, अगले ही दिन विनोद और प्रमोद वसीयतनामा लेकर अपनी माँ के पास पहुंच गए। माँ, इन पेपर्स में साइन कर दो। कैसे पेपर्स और क्या लिखा है इसमें? यही कि आपको कुछ हो गया तो आपकी ये सारी प्रॉपर्टी हमें बट जाएगी। अपने जीते जी तो मैं ऐसा नहीं करूंगी। माँ, आप मेरी चिंता क्यों कर रही हो? और वैसे भी अभी तो मैं पढ़ ही रही हूँ। आप ये घर बेझिझक होकर साइन कर दो। अपनी बेटी की बात मानकर जानकी ने वैसा ही किया। लेकिन अब तो जैसे नैन्सी और सुप्रिया का सपना पूरा हो गया। एक रोज दोनों भाई ऑफिस के काम से शहर से बाहर गए होते हैं।
और कविता की दोनों भाभियां किट्टी पार्टी में गई होती हैं। तभी अचानक जानकी की तबीयत खराब हो जाती है। दोनों भाभियां फोन नहीं उठा रही, अब क्या करूं? माँ तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अभी अस्पताल लेकर चलती हूँ। कविता बाहर ऑटो ढूंढने जाती है, लेकिन जब तक वो वापस आती तब तक जानकी दम तोड़ चुकी थी। अपनी माँ की मौत के सदमे से कविता को बहुत गहरी चोट पहुंची थी, लेकिन अभी उसका दुख दूर नहीं हुआ था कि उसकी दोनों भाभियों ने वो कर दिया जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी। नहीं भाभी, मैं इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। इस घर में मेरी ये माँ की यादें बसती हैं, लेकिन तुम्हें हमारे साथ ये घर छोड़कर जाना ही होगा, क्योंकि हमने ये घर बेच दिया है। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो भाभी? नहीं, मैं अपने रहते इस घर को नहीं बेचने दूंगी। इसके अलावा तुम्हारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि माँ ने ये अपने दोनों बेटों के नाम कर दिया था। दरअसल उस रोज उन्होंने वसीयतनामे पर अपना ही नाम लिखा था, कविता का नहीं। कविता मजबूर थी, वो कुछ नहीं कर पाई और मजबूर होकर अपनी भाभियों के साथ चली गई। कविता हमेशा अपनी माँ को याद करके रोती रहती। ओफो, अब ये तुम्हारा रोना धोना आखिर कब तक चलेगा? चलो अब ये सब ड्रामा बंद करो और घर के काम करो जाकर। आखिर कब तक मुफ्त की रोटियां तोड़ेगी? हाँ उठो अब, और रसोई में बर्तन पड़े हैं उन्हें धो लो, फिर कपड़े भी धो लेना, लेकिन पहले रसोई में जाकर नाश्ता बना लो। अगर मैंने इनकी बात नहीं मानी तो ये दोनों मुझे घर से निकाल देंगी, फिर मैं कहाँ जाऊंगी? अब कविता सारा दिन घर का काम करती और जब समय मिलता तब आधी रात को पढ़ने बैठती। एक दिन घर में विनोद और प्रमोद की बिजनेस पार्टी थी। उसमें क्लाइंट्स के साथ उनकी वाइफ भी आई थी। सारी तैयारी कविता ने अकेले कर ली। तभी पार्टी में एक औरत ने नैन्सी से पूछा, ये लड़की कौन है नैन्सी? ये हमारी नौकरानी है। ये सुनकर कविता को बहुत बुरा लगा और वो बिना किसी से कुछ कहे उस घर से चली गई। लेकिन उसे कहीं ठिकाना नहीं मिला, इसलिए वो फुटपाथ पर रहने लगी और भीख मांगकर अपना गुजारा करती, साथ ही अपनी पढ़ाई भी करती। समय बीतता रहा और एक दिन उसकी मेहनत रंग लाई। उसने एसएससी की परीक्षा पास कर ली। फिर भीख मांगने वाली एक गरीब ननद इनकम टैक्स अफसर बन गई। ऐसे ही समय बीता। एक रोज, हे राम, हम लुट गए, बर्बाद हो गए। क्या हुआ? ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? हमारे हस्बैंड के दफ्तर में पुलिस वालों की रेड पड़ी है, सब कुछ जब्त हो गया, ऑफिस सील हो गया और गार्ड कह रहा था अब वो टीम हमारे घर ही आ रही है। हमें क्या पता था ये दोनों भाई गैर कानूनी काम करते हैं। क्या? अब हम कहाँ जाएंगे? फुटपाथ पर। न जाने किसके श्राप का फल है जो हमें ये दिन देखने को मिल रहे हैं। तभी पुलिस वहां आ गई और उन्होंने उनके घर को भी सील कर दिया। अब वो दोनों सड़क पर आ गई। उधर कविता सरकारी आवास में रहती थी। उसने जब अपने भाइयों के बारे में अखबार में पढ़ा तो वो खुद को उनसे मिलने से रोक नहीं पाई। वो अपनी कार से जा ही रही थी कि तभी उसने अपनी दोनों भाभियों को फुटपाथ पर बैठे देखा। भाभी, आप दोनों यहाँ? ये सब कैसे हो गया? मैंने अभी अभी अखबार में देखा जो कुछ भी आपके साथ हुआ। ये सब हमारे कर्मों का फल है कविता। हमने जो तुम्हारे साथ किया उसकी सजा हमें मिल गई। अब तुम हमें माफ कर दो। हाँ नैन्सी, अब तुम हमें माफ कर दो। आप दोनों घबराओ मत और मेरी गाड़ी में बैठो और मेरे घर चलो। तुम्हारी गाड़ी? तुम्हारा घर? हाँ, अब मैं एक इनकम टैक्स ऑफिसर बन गई हूँ। अपने दोनों भाइयों को छुड़वाने के लिए कुछ करती हूँ मैं। खुशी के मारे उसकी भाभियों ने उसे गले से लगा लिया। उसने अपने भाइयों की भी जमानत करवा दी। अब दोनों भाइयों ने कसम खा ली कि वो अब ईमानदारी से काम करेंगे। अब दोनों अमीर भाभियां अपनी गरीब ननद के बड़प्पन के आगे झुक गई, क्योंकि आज उनकी गरीब ननद उन दोनों से भी ज्यादा अमीर थी।